स्वागत है इस नए वीडियो में। मैं रोहित देसाई को फाउंडर ऑफ जेबी एक्सपर्ट्स। इस वीडियो में हम डिस्कस करते हैं सी रूट के बारे में। अगर आपको इंपोर्ट करना है या एक्सपोर्ट करनी है तो किस तरीके से हम कर सकते हैं, इसमें क्या प्रोसीजर्स हम लोग फॉलो करते हैं, इसके बारे में इस वीडियो में हम डिस्कस करते हैं। अगर आप कोई प्रोडक्ट इंपोर्ट करना चाहते हो तो बेसिकली ये सारे स्टेप्स अगर आप फॉलो करोगे तो ऑटोमेटिकली आपकी प्रोडक्ट सेफली आपके यहाँ पे लैंड हो जाएगा। इसमें काफ़ी सारे प्लेयर्स होते हैं, यहाँ पे काफ़ी सारे प्रोसेस आपको फॉलो करनी होती है। तो ये सीक्वेंस प्रोसेस है जिसमें आपको नॉर्मली काम में आएगा। पहली चीज़, आप जब इंपोर्ट करना चाहते हो तो पहली चीज़ आपको देखना पड़ेगा कि हाँ, ये सप्लायर से मुझे इंपोर्ट करना है, उसकी मैंने ऑलरेडी फैक्ट्रीज वगैरह देख चुका हूँ, उसका ऑडिट में कर चुका हूँ। या ऐसा भी हो सकता है कि हाँ, वो सप्लायर ठीक है, या हो सकता है कि उसके ऊपर केसेस चल रहे हैं कि पैसे ले लिए, पैसे लेके भाग गया, या मटेरियल नहीं दे पा रहा है, या ऐसे काफ़ी सारी चीज़ें आपको पहले ही देखना होता है जब आप कोई एडवांस पेमेंट ट्रांसफ़र करते हो। देखो, इंडिया एक ऐसी चीज़ है जहाँ पे हम लोग ना अपने पैसे से किसी का धंधा चलाते हैं। हम लोग ना उधार पहले ही शुरू करते हैं कि हाँ सर, हम क्रेडिट देने के लिए तैयार है। काफ़ी लोगों की 2-3 मीटिंग मैंने पिछले हफ्ते लिया, इसी वजह से मैंने वीडियो करने के लिए टाइम नहीं मिला, मैं थोड़ी बाहर था। तो चीज़ें सिंपल है। अगर हमारी कॉन्वर्जेशन जब शुरू होती है, मैं एक फाउंडर के साथ बैठा था, तो फिर वो पहले ही शुरुआत क्लाइंट से उन्होंने वही किया, पेमेंट का आप टेंशन मत लो, हम लोग आपको फ्री में भेज रहे हैं, तो मतलब क्रेडिट में भेज रहे हैं। तो ये चीज़ हमेशा ही एक नेगेटिव पॉइंट होती है जब आप नेगोशिएट करते हो। तो कभी आप सप्लायर, एज ए सप्लायर को आप आइडेंटिफाई कर रहे हो, या एज ए इंपोर्टर आप प्रोडक्ट को इंपोर्ट करना चाह रहे हो, तब आपको ये सोचना है कि हाँ, मुझे एडवांस पेमेंट देना है, तो कम से कम उसकी जानकारी ले लीजिए। हाँ, उसको अगर आप एडवांस दे रहे हो, फिर कल जाके वो मैन्युफैक्चर ना हो पाए, या वो दोबारा आपकी रेस्पॉन्स उठा नहीं पाए। क्योंकि इंडियंस ने भी एक काम किया है, ऐसा नहीं कि हमने नहीं किया, हमारे लोग भी बहुत अलग किस्म के लोग हैं जिन्होंने पैसे लेके भाग गए, फिर उनको हंट डाउन करना, फिर लोग भेजना, तो ये सारे बहुत सारे प्रोसेस चलते हैं। तो ये चक्कर में मत फंसिए। अगर इनिशियली आपको लग रहा है कि सर इसे कैसे अवॉइड करें, तो फिर एक चीज़ है कि आप कोई थर्ड पार्टी को हायर करिए, वो लोग आपके लिए पूरा कर देंगे। वहाँ पे जो भी गड़बड़ी होगी वो उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी होगी। या वो कम से कम ये तो बोल सकते हैं कि सर ये सप्लायर थोड़ा टेढ़ा है, हम किसी और सप्लायर से लेके आएंगे, फिर उनसे आप काम करिए। तो बहुत सारे फैसिलिटीज जेबी एक्सपर्ट्स भी प्रोवाइड करता है, चाहिए तो आप बात कर सकते हो। तो यहाँ पे मेन चीज़ आपको क्या देखना होता है, एक तो बायर आइडेंटिफाई, मतलब सप्लायर को आइडेंटिफाई करो, उसके साथ नेगोशिएट करो प्राइजेस पे, क्वालिटी पे, पैकेजिंग पे, लेबलिंग पे। अगर आप कस्टमाइज़ करा रहे हो, तो मैं इनिशियली जब पहली टाइम ट्रांजैक्शन कर रहे हो तो कस्टमाइजेशन पे मत जाइए, क्योंकि वहाँ पे पैसे ज़्यादा लगते हैं। तो ओपन ऑर्डर पे करके देखिए कि हाँ, ये सैम्पल मिल जाए, तो उसके बाद में आप देख सकते हो। दूसरा आता है कि वहाँ पे आपको डिलीवरी टर्म्स, इनको टर्म्स फाइनल करना है, डिलीवरी टर्म्स फाइनल करनी है, पेमेंट टर्म्स फाइनल करना है, कैसे क्या होगा वगैरह वगैरह। अगर इनिशियली अगर आप एक वॉल्यूम पे काम कर रहे हो जहाँ पे 2-3 लाख का काम है, सर इससे कम तो मेरा कुछ हो ही नहीं पाएगा, राइट। अगर ऐसा है तो आप एलसी पे काम करो, शुड नॉट बी द प्रॉब्लम। 100% एलसी ले लो, या आपको ऐसा लगता है कि सर पूरा 100% तो मानेगा नहीं, मगर 10% एडवांस और 90% एलसी तो हो सकता है, तो फिर बहुत अच्छी बात है, क्योंकि वहाँ पे आप प्रोटेक्टेड रहोगे, वहाँ पे दिक्कत ज़्यादा नहीं आएगी। नेक्स्ट है कि एक बार आपने, इंडिया में तो आसान है कि अगर आप इंडिया से वीडियो देख रहे हो तो आपको इंपोर्ट एक्सपोर्ट कोड एक ही होता है। यहाँ पे अलग सा इंपोर्ट के लिए अलग लाइसेंस है, एक्सपोर्ट के लिए अलग है, क्योंकि अलग अलग कंट्रीज़ में अलग अलग लाइसेंसेस मिलते हैं, तो आपको उस चीज़ की ज़रूरत नहीं पड़ती है। तो यहाँ पे एक चीज़ आपको ये देखना है कि जो प्रोडक्ट आप मंगवा रहे हो इंडिया में, क्योंकि देखो नॉर्मली स्टैंडर्ड डॉक्यूमेंटेशन में बता देता हूँ क्या चीज़ लगेगी। इसके अलावा अगर आपके प्रोडक्ट्स कोई फूड कैटेगरी में है तो एफएसएसआई लगेगा, अगर आप इलेक्ट्रॉनिक्स प्रोडक्ट में डील कर रहे हो तो बीआईएस लगेगी। तो ये लाइसेंसेस, कुछ प्रोडक्ट्स होंगे आपके जो रिस्ट्रिक्टेड कैटेगरी में आ रहे हैं, प्रोहिबिटेड है तो छोड़ दीजिए, वो तो होगा ही नहीं, राइट। जब आप कोई प्रोडक्ट डील कर रहे हो और अगर वो स्पेशल कैटेगरी में है, रिस्ट्रिक्टेड कैटेगरी में, तो उसके लिए इंपोर्ट लाइसेंस अलग लगेगा, तो उसके लिए अप्लाई करके फिर वो अप्रूवल लेके फिर आप मंगा सकते हो। वरना क्या होगा, काफ़ी लोग क्या करते हैं कि ये रिस्ट्रिक्टेड है, प्रोहिबिटेड है, कुछ नहीं जानते हैं, फटाक से पेमेंट सप्लायर को भेज दिया, अलीबाबा से देखा, सप्लायर को पेमेंट भेज दिया, माल भी आ गया, और कस्टम अलाउ नहीं करेगा, और बोलेंगे कि सर ये जो है ना, इसके लिए ये सारे डॉक्यूमेंट चाहिए, आप दे दो। अभी है नहीं तो क्या करोगे, और वो ज़्यादा दिन डिले होल्ड भी नहीं करता है। तो आपको ये देखना होगा कि भैया अगर मेरे पास डॉक्यूमेंट नहीं है, आप अपने फ्राइट फॉरवर्डर को बोल के प्रोडक्ट स्टोरेज पे रखवा दीजिए, एक बार सारे डॉक्यूमेंट्स आ जाए तो फिर उसको आप मैनेज कर सकते हो। मगर ये सारे एडिशनल खर्चे ही आपकी गलती के खर्चे हैं, ये कोई प्रॉफिट में, ये क्या होता है ना, एंड ऑफ द डे जो भी है, अगर आप इंपोर्ट कर रहे हो, ये सब कुछ खर्चे जो एडिशनल खर्चे हैं ये आपके प्रॉफिट से ही कटेगा। या हो भी सकता है कि आपने इंपोर्ट जो किया वो आपने सोचा था कि इंडिया में अगर मैं बेचूंगा तो ये प्रॉफिट में जाएगा,
मगर ऐसा सिचुएशन भी मैंने काफ़ी लोगों का देखा है जो टॉयज़ में इंपोर्ट करते हैं, और प्रॉफिट तो छोड़ो, इतना नेगेटिव में चले जाते हैं कि उतना घाटा तो लोकल में भी हो सकता था। बहुत बार बहुत कुछ चीज़ें जो आप सोचते हो वो होता नहीं है, तो मगर आपको इतना ध्यान में रखना है कि अगर आप कोई प्रोडक्ट इंपोर्ट करने का प्लानिंग कर रहे हो या एक्सपोर्ट करने के लिए प्लानिंग कर रहे हो, पर्टिकुलर सेट ऑफ डॉक्यूमेंट्स चाहिए होगा, वो बिल्कुल आप मंगवा के कर सकते हो। वरना क्या होगा, आप बहुत बुरी हाल पे फंसोगे। पेनल्टीज तो लगेगी लगेगी, स्टोरेज कॉस्ट लगेगा, फिर उसका अगर कोई और कंप्लायंसेस है वो लगेगा। अगर उसके ऊपर क्या होगा कि इमरजेंसी रहेगी, अगर आपको वो लाइसेंस जितनी देर में मिलेगी, मान के चलो कोई रिस्ट्रिक्टेड प्रोडक्ट है, आपने अप्लाई किया, मगर मिल जाएगी लाइसेंस, कोई दिक्कत नहीं है। मगर एक देखो ना कि मिलने में तो थोड़ी ना है कि ऐसे इंडिया में एकदम फटाक से मैंने अप्लाई किया, आधे 10-15 मिनट में मुझे रिस्पॉन्स आ गई, ऐसा तो होगा ही नहीं। वो आएगा कम से कम आपको हफ्ते भर के बाद या 2 हफ्ते तक, तब उसका सारा स्टोरेज, कॉस्टिंग वगैरह वगैरह वो सब आपके ऊपर पड़ता रहेगा। तो ये सब अवॉइड करने के लिए आप मेनली क्या करिए, पहले ही आप एक कंसल्टेंट या फ्राइट फॉरवर्डर से बात कर लीजिए, सारी डिटेल्स आपको मिल जाएगी, और आपको पूरा इंपोर्ट स्ट्रैटेजी बना लीजिए, मार्केटिंग स्ट्रैटेजी बना लीजिए, तो उसके बाद आप काम करना शुरू करिए, वरना आप बहुत बुरी हाल पे फंस सकते हो। इसके बाद क्या होगा कि अगर आपने सप्लायर से बात कर चुके हो, अगर आप जानकारी रखते हो कि हाँ मेरा फ्राइट फॉरवर्डर ठीक है, बंदा ठीक है जो पूरा हैंड टू हैंड हैंडल कर लेगा, क्योंकि क्या होता है वहाँ पे काउंटर पार्टी भी बहुत सही होता है, इनके नेटवर्क्स बहुत सही होते हैं। अगर ऐसा कोई फ्राइट फॉरवर्डर आपको मिल गया कि हाँ पूरी कंटेनर मुझे ना चाइना से मुझे यहाँ पे मंगानी है, और मैं फैक्ट्री से करा दूंगा क्योंकि मुझे मेरा फ्राइट फॉरवर्डर थोड़ा सस्ता रेट दे रहा है। अब ये मत करना कि पहले ही आप अपने फ्राइट फॉरवर्डर से भरोसा रख देते हो, कि पहली बार अगर आप काम कर रहे हो तो पहले 4-5 कोटेशन ले लेना, कंपनीज थोड़ी रेपुटेशन है वो देख लेना। और दूसरा क्या है कि कंपनीज है तो बेहतर है, अगर इंडिविजुअल है थोड़ी बहुत आप देखो अवॉइड करने के लिए। हाँ अगर प्राइजेस काफ़ी अट्रैक्टिव है तो कोई मतलब नहीं है, आप काम कर सकते हो। पहली बार जब आप काम करते हो तो मैं बोलता हूँ कि आप अपने फ्राइट फॉरवर्डर से एक्सवर्क्स पे काम करिए, मटेरियल चाइना से आता हो या किधर से भी आता हो, क्योंकि जब तक आप ना इंस्पेक्शन कंट्रोल अगर आपके पास रखते हो, या लोडिंग या कंटेनर बुकिंग वगैरह सब, तो क्या होता है कि आप वहाँ पे गाइडेंस दे सकते हो कि भैया ये जाके ना वहाँ पे इंस्पेक्शन करो और लोडिंग वगैरह चेक करो, सो दैट हमारी प्रोडक्ट्स में कोई डैमेज ना निकले। क्योंकि काफ़ी बार क्या होता है कि कुछ भी चीज़ें कहीं से भी मंगा सकते हो, मगर क्या होता है कि जो चीज़ें हम मंगा रहे हैं वो वहाँ पे है ही नहीं, तो काफ़ी बार ये दिक्कत होती है। यहाँ पे हम लोग बोलते हैं कि जब ये प्रोडक्शन शुरू होती है तो एक स्टार्टिंग इंस्पेक्शन होता है, फिर बीच में एक बार होता है, फिर पैकेजिंग टाइम में एक इंस्पेक्शन होती है। अगर इतना 3 लेवल का पैसे आपको डालना नहीं है, तो इनिशियली काफ़ी छोटा आप इंपोर्ट कर रहे हो, तो आप एक काम कर सकते हो, जो बिफोर पैकेजिंग होती है वो इंस्पेक्शन आप करा लीजिए, या बिफोर डिस्पैच जो इंस्पेक्शन होती है वो करा लीजिए, तो आपके पैसे बच सकते हैं। क्योंकि क्या होता है ना, 15-20 हज़ार में ना ज़्यादा कुछ आपको सोचने की ज़रूरत नहीं है, एक बार करा दो, आपको भरोसा बैठ जाएगा सप्लायर के ऊपर। और फिर जब भी आपको इंस्पेक्शन करानी है, एक पहले 4-5 कंटेनर के लिए तो ज़रूरत है, उसके बाद एक रिलेशन बन जाती है, आपको भी पता चल जाता है लोग कैसे हैं, क्योंकि आपको अभी आइडिया नहीं है। तो काफ़ी बार ऐसे भी होता है कि हाँ 3-4 कंटेनर के बाद कोई कांड कर देता है, तो फिर ये भी गड़बड़ी है। तो आप देखो कि इंटरवल में कभी कर दिया कभी नहीं कर दिया, ऐसे करके आप मैनेज कर सकते हो अगर कॉस्ट बचाना है। मगर प्राइमेटिकली अगर मैं बोलूँ, मत करो, स्किप मत करना इंस्पेक्शन। जो भी आपका प्री शिपमेंट है वो इंस्पेक्शन करा दो, सो दैट आपको पता रहे कि क्या प्रोडक्ट आ रहा है, कितने में आ रहा है, कितना वजन है, सारा प्रोडक्ट सेम है या कुछ और चीज़ें जो मैंने बताया था वो चीज़ें वहाँ पे मेंशन नहीं है। ये सारी डिटेल्स आप लेके आपका शिपमेंट रेडी होने के बाद एक बार इंस्पेक्शन करा के फिर आगे की चीज़ें आप संभाल सकते हो। अगर वहाँ पे कोई गड़बड़ी है, रिपोर्ट आ जाएगी गड़बड़ी है, तो फिर बाकी पेमेंट तो देने की ज़रूरत ही नहीं है। या आप एक काम कर सकते हो, अगर आपने बीएल पे कर रहे हो तो ये रिपोर्ट बीएल में भी डलवा दीजिए कि भैया एलसी पे डलवा दीजिए। तो एलसी में क्या होता है कि अगर आपने ये इंस्पेक्शन सर्टिफिकेट नहीं दिया तो फिर ऑटोमेटिकली आपको पेमेंट नहीं मिलेगा। जो भी कंप्लायंसेस रूल्स है या जो भी कमर्शियल्स आपने प्लान कर रखे हैं या डिटेल्स जो टर्म्स एंड कंडीशंस आपने लिखवा रखी है एलसी में, वो सारी चीज़ें एप्लीकेबल नहीं है तो पेमेंट नहीं जाएगी, सिंपल सी बात है। तो ये सारी चीज़ें अगर आप प्रॉपरली फॉलो करोगे तो उसके बाद आपको कोई इशू नहीं आएगी। उसके बाद आता है बिल ऑफ लीडिंग, जो आपके अगर आप ही कर रहे हो तो एक्सवर्क्स पे कर रहे हो तो आपके फ्राइट फॉरवर्डर आपको दे देगा, उसका कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी, क्योंकि सारा फ्राइट फॉरवर्डर सारा डिटेल्स आप ही का रहेगा, तो फ्राइट फॉरवर्डर आपको भेज देगा। अगर आप
CIF पे कर रहे हो तो फिर बिल ऑफ लीडिंग आएगा आपके बायर एंड से, क्योंकि बायर भेजेगा कंटेनर, तो फिर उसके पास रहेगा कि सारा बिल ऑफ लीडिंग वगैरह सब उसके हाथ में चला जाएगा, तो फिर आप बोल के उसको मैनेज कर सकते हो। तो दूसरी आती है कि जब जैसे ही प्रोडक्ट्स इंडिया में पहुंचने लगे या आ गए या आने वाले हैं, तब आप क्या कर सकते हो कि एक प्री क्लियरेंस आप एंट्री कर सकते हो, बिल ऑफ लीडिंग बिल ऑफ एंट्री आप सबमिट कर दो। वो भी आइस गेट के थ्रू होगा, कि मैं ये नहीं बोलूँगा कि आप जाके करो, क्योंकि देखो कुछ चीज़ें ऐसी होती है जो आपके लिए नहीं बने होते हैं और मैं आपकी नॉलेज नहीं जानता हूँ, और कुछ चीज़ें मुझे, क्योंकि क्या है ना, बिल ऑफ एंट्री में काफ़ी लोग ऐसे हैं जो CHS में बैठे हैं, दिन भर उन्हीं का वही काम है, वो कहीं भी छूट नहीं सकते हैं। आप कहीं कभी तो एक बार करोगे, उसमें भी गलती करोगे, कोई यूट्यूब वीडियो देख के करने लगे और कुछ जगह आपने बेनिफिट टिक नहीं किया या एग्जिबिशन टिक नहीं किया या नोटिफिकेशन आया हुआ है उसका बेनिफिट आपने नहीं लिया, तो ऑटोमेटिकली वो बेनिफिट्स नहीं आएंगे। आपको चीज़ें काफ़ी क्लियरली लिखना होता है या बताना होता है कि हाँ मुझे ये इंसेंटिव क्लेम करना है, या ऐसा काफ़ी सारी चीज़ें होती है। अगर देखो 4 रुपये किसी को देने से अगर आपका काम आसान बन रहा है तो करवा लीजिए, और वो प्रोफेशनल्स है तो फिर बहुत अच्छी बात है। क्योंकि देखो क्या होता है ना कि बिल ऑफ लीडिंग या आइस गेट का पोर्टल, एक तो पोर्टल इतना जब हमें चाहिए होता तब खुलता नहीं है, तो काफ़ी बार ऐसा होता है कि उसका सर्वर डाउन है, कुछ इश्यूज आ रहे हैं वगैरह वगैरह। और कभी कभी तो इनकी आइस गेट में जब DS से हम कनेक्ट करते हैं या कुछ और चीज़ें कनेक्ट करते हैं, बहुत पंगे हैं उसमें। तो इससे अच्छा क्या है कि प्रोफेशनल को दे दो, उनको पता है कि क्या करना है, कैसे करना है, या कोई और स्विचेस उनके पास होते हैं वो मैनेज कर लेंगे। तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट चीज़ें होती हैं। तो इसमें क्या होता है कि आपको कमर्शियल इनवॉइस जो बायर से मिला है वो सबमिट करना है, पैकेजिंग लिस्ट सबमिट करनी है, और बिल ऑफ लीडिंग जो आया हुआ है आपका वो आपको सबमिट करना होगा। अभी देखिए, बिल ऑफ लीडिंग आपको एक्सपोर्ट में भी इंपॉर्टेंट है या इंपोर्ट में भी इंपॉर्टेंट है। इंपोर्ट में क्या है कि अगर बिल ऑफ लीडिंग आपको नहीं देता है बायर, क्योंकि आपने उसका पेमेंट क्लियर नहीं किया, तो आप यहाँ पे एंटर कर ही नहीं सकते। जब सी रूट में स्पेशली बिल ऑफ लीडिंग अगर आपके पास नहीं है तो आप बिल ऑफ एंट्री फाइल ही नहीं कर सकते। तो ये बड़ी दिक्कतें आती है, क्योंकि आपका कंटेनर की पूरी ओरिजिनल डॉक्यूमेंटेशन जब तक आपके हाथ में नहीं है, उसकी सारी डिटेल्स आपने फाइल नहीं कर रखे हैं, तो फिर आपको कंटेनर्स मिलना मुश्किल होता है। तो ये चीज़ आपको एक्सपोर्ट में काफ़ी काम आएगी, तो वो बेनिफिट आप ले सकते हो। दूसरा है कस्टम इंस्पेक्शंस। जैसे आपका मटेरियल आ गया, आपने बिल ऑफ एंट्री फाइल कर दिया और कंटेनर CFS स्टेशन पे आ गया, तो वहाँ पे क्या होगा कि सारा इंस्पेक्शन होगी। अगर सारा क्लियर्ड है तो डॉक्यूमेंटेशन ड्यूटी जो भी है सारा फी भर के सारा डॉक्यूमेंट्स क्लियर होके फिर वो कंटेनर्स CFS स्टेशन पे आ जाता है। तब जाके आप जो भी है आप फ्राइट फॉरवर्ड को बोल दो, जो डिलीवरी ऑर्डर्स होती है, जैसे DO मिल जाती है, तो DO मिलते ही आपका कंटेनर CFS स्टेशन पे आ जाएगा, तो फिर वहाँ से आप जो भी आपने ड्यूटी वगैरह पे किया तो फिर वो कंटेनर आप निकाल सकते हो। उधर के उधर आप वेयर हाउस भी अवेलेबल होते हैं कि हाँ मेरे थोड़ी टाइम लग रहा है, या मेरा बायर ने मुझे अभी तक पेमेंट नहीं दिया, तो मैं अभी डायरेक्टली उसके पास नहीं भेज पाऊंगा, तो इसलिए मैं कुछ कहीं पे स्टोरेज रखना चाहता हूँ, तो आपके फ्राइट फॉरवर्डर उसके लिए अरेंज कर देंगे कि सर आपका जो ये मटेरियल है उसको इंश्योरेंस के साथ यहाँ पे हम लोग स्टोर कर सकते हैं। अगर कोई गड़बड़ी होती है तो इंश्योरेंस रहेगी, अगर चोरी वगैरह होने की चांसेस नहीं है। और रेप्यूटेड वेयर हाउसेज होते हैं कि ऐसे कोई एरे गेरे मतलब खुले शेड में वगैरह नहीं रखेंगे। हाँ, अगर डिपेंड भी करेगा कि आप कितने पैसे भी दे रहे हो, कि वहाँ पे काफ़ी सारे अच्छे वेयर हाउसेज भी होते हैं और ये काम चलाओ जुगाड़ू वाले वेयर हाउस भी मिल जाता है। तो उन तरीके की वेयर हाउस में आप कैसे उसका बेनिफिट लेते हो, ये सारी चीज़ें एक बार समझ के अगर आप काम करने लगे ना, तो यहाँ पे क्या होगा कि पूरी कार्गो आपको ठीक ठाक मिल जाएगा। अगर आपको कहीं पे स्टोरेज की ज़रूरत है, फ्राइट फॉरवर्डर को बोल दोगे तो स्टोरेज भी हो जाएगा। अगर आप उसको बोलोगे कि भैया मटेरियल मैंने मेरे नाम पे मंगाया मगर ये जाना चाहिए किसी और पार्टी को, फिर वहाँ की जो ट्रांसपोर्टेशन है, ट्रक से भेजनी है या कुछ और चीज़ें करके भेजना है, तो उस हिसाब से आप आगे भेज सकते हो। दूसरा आता है फाइनल डेस्टिनेशन पे, मैंने तो भेज दिया, अभी मेरा मटेरियल आ गया, मुझे कोई दिक्कत नहीं है, सारी इंस्पेक्शन होगी, सारा कस्टम डॉक्यूमेंट्स आ गया, सारा डॉक्यूमेंट्स आप अपने पास रख के जो भी बाकी के जो डॉक्यूमेंट्स नए इन्वॉइसेस की, क्योंकि क्या है ना, एक बार मैंने भेज दिया तो लोकल इन्वॉइस लगेगी, जो आपका GST इन्वॉइस जो लोकली हम बोलते हैं वो इन्वॉइस लगेगा, तब आपको कस्टम डॉक्यूमेंट्स वो क्लाइंट को देने की जरूरत नहीं है, क्योंकि उनका पता चल जाएगा कि आप कहाँ से मंगा रहे हो, कितने में मंगाया, क्या चीज़ है। तो इसलिए इतना डॉक्यूमेंट्स काफ़ी मेंटेन करना होता है, क्योंकि मुझे किसी ने शेयर भी कर रहे थे कि सर मेरी डॉक्यूमेंट चला गया, तो बायर जान गया कि कहाँ से मैंने मंगाया था, कितने में मंगाया था, तो फिर वो दोबारा नेगोशिएट करने बैठ गए। अभी दिख जाता है ना किसी का, देखो क्या होता है ना, अपने प्रॉफिट पे ना लोगों की काफ़ी नज़र होती है, उनके प्रॉफिट में हम नहीं पूछ सकते हैं, मगर वो लोग बोलते हैं कि यार भाई रोहित भाई देखो ना, आप इतने में मंगा रहे हो, आप हमें इतने में चेप रहे हो, तो फिर आप थोड़ा उसको वर्कआउट करो। जब सारा डील हो चुका है, नेगोशिएट हो चुका है, अभी उसके हिसाब से मैंने माल भी मंगा दिया, अभी वो दोबारा नेगोशिएशन के लिए बैठेगा। तो ये ऑप्शन क्यों आया या ये चीज़ें डिस्कस क्यों हो रही है, क्योंकि आप लोगों ने या डॉक्यूमेंट सही से डिलीवर नहीं हो पाई, या उसकी जो डॉक्यूमेंटेशन हैंडलिंग है वो आपने ठीक से नहीं किया।
आप अपने फ्राइट फॉरवर्डर को भी बोल सकते थे भैया ये डॉक्यूमेंट मुझे यहाँ पे इस ऑफिस में भेजो, उनको ना कुछ मत भेजना, वो ट्रक को ऐसे ही चला जाने दो, उसमें ना मैं एक व्हाट्सएप कर देता हूँ बाद में इनवॉइस, वो इनवॉइस आपको उनको दे देना, वो काफ़ी रहेगा। या बीच में जो इंटरनल स्टेट ट्रांसपोर्ट के लिए जो भी एडिशनल डॉक्यूमेंट लगेगी वो डॉक्यूमेंट्स आप उनको दे दो, वो खत्म हो जाएगा। मगर कभी भी ऐसे मत करना कि सारी इंपोर्ट डॉक्यूमेंट्स बायर को दे दिया या जहाँ से मंगाते वो सारा डिस्क्लोज कर दिया, तो क्या होगा ना कि ये बिजनेस सीक्रेसी पे चलती है। आज के टाइम पे आपने कितने मुश्किल से वो सप्लायर को आइडेंटिफाई किया, वो सप्लायर का ड्यू डिलिजेंस किया, उसका रिपोर्ट चेक किया, उसको आइडेंटिफाई किया, नेगोशिएट किया, जाके बायर को विजिट करे, मैन्युफैक्चर को विजिट करके आए, बहुत कुछ हुआ। उसके बाद अगर आपने ऐसी चीज़ कर दी तो इतना सारा जो मेहनत है ना वो एक झटके में ख़त्म हो जाता है। तो काफ़ी कुछ चीज़ें ध्यान में रखना है, तभी आप इंपोर्ट बिजनेस में भी सर्वाइव करने के लिए भी उतनी ही क्रिटिकल है जितना आप एक्सपोर्ट में आप सोच रहे हो। तो ये सारी चीज़ें आप प्रॉपरली अगर आप मैनेज कर पाते हो तो परफेक्टली आपका एक पूरा साइकिल खत्म हो जाता है। और ये सारे डॉक्यूमेंटेशन जो भी मैंने बताए सारे यूनिवर्सल होते हैं, कुछ डॉक्यूमेंट्स ही एक्स्ट्रा लगेंगे अगर आपकी प्रोडक्ट डिमांड है। अगर प्रोडक्ट में कोई किसी ने गवर्नमेंट ने डाल दिया कि इस एच एस कोड के सामने ये सारे डॉक्यूमेंट चाहिए, तो पहले ही चेक करके वो सारे डॉक्यूमेंटेशन पहले इकट्ठा करिए, फिर बाद में इंपोर्ट का प्लान करिए। अगर नहीं पता सर इसको कैसे करना है क्या है, आपका प्रोडक्ट का एच एस कोड और प्रोडक्ट का डिस्क्रिप्शन आप नीचे कमेंट बॉक्स में डाल सकते हो, मैं उसके लिए जॉब दे देता हूँ। दूसरा क्या है कि अभी मैं तो आपके साथ फुल टाइम काम नहीं कर रहा, आपको तो यूट्यूब कमेंट पे पूरा बिजनेस सेट नहीं कर सकते हो। इसमें आप क्या कर सकते हो कि आप फ्राइट फॉरवर्डर से बात करो, भैया ये एच एस कोड है मेरा और ये प्रोडक्ट मैं मंगवा रहा हूँ और इस देश से मंगा रहा हूँ, मुझे बता देना कि ड्यूटी कितनी है, बाकी कमर्शियल कॉस्ट कितने आएंगे, और मैं एक्स वर्क्स पे करा रहा हूँ, ये फैक्ट्री का एड्रेस है। एड्रेस मतलब एक्यूरेट देने की जरूरत नहीं है, थोड़ी नजदीक वाली पॉइंट दे देना, क्योंकि इनिशियली आपको नहीं पता कि कौन से फ्राइट फॉरवर्डर से आप काम कर रहे हो, तो बायर को सप्लायर को डिस्क्लोज करने की जरूरत नहीं है। आप उसको बोल देना कि इस लोकेशन से आने वाला है। अभी अभी हम बोल सकते हैं कि हाँ यहाँ से बैंगलोर में यलहंका है, यलहंका से आने वाला है, वैसे एक मार्किंग आप दे दो तो फिर वहाँ से वो चल जाएगी। मुंबई है अगर तलोजा या कहीं पे भी आप एक लोकेशन बता देना, एग्जैक्ट पॉइंट नहीं बताने की ज़रूरत है, कोई भी पॉइंट डाल के आप थोड़ी नज़दीक में बता दो तो वो एस्टिमेशन थोड़ी बहुत आपके लिए बेहतर रहेगी। क्योंकि क्या होता है ना, सारे काफ़ी बार ऐसे होते हैं फ्राइट फॉरवर्डर्स सारे डिटेल्स कभी कभी लीक करते हैं, तो वो भी आपके लिए प्रॉब्लम होगी। तो सीक्रेसी काफ़ी इंडिया में तो ऐसे कोई डेटा ब्रीच का तो कोई रूल नहीं है, काफ़ी लोग कहीं का भी डेटा कहीं से भी ट्रेड करते हैं। तो ये सारी चीज़ें आपको थोड़ा ध्यान में रखना है, फिर उसके बाद आप काम करना शुरू कर सकते हो। इसमें अगर कोई भी डाउट है तो प्लीज़ कमेंट करना, फिर देख के फिर आप रेस्पॉन्ड करते हैं। अभी तक हमने देखा कि इंपोर्ट कैसे करना है सी रूट के रूट से, अभी हम क्या कर रहे हैं कि एक्सपोर्ट कैसे करना है सी रूट का प्रोसीजर समझते हैं। पहली चीज़ वहाँ पे हम लोग क्या करते थे कि बायर को ढूंढते थे, सप्लायर को ढूंढते थे तो इंपोर्ट करने के लिए। अभी हम क्या करते हैं कि पहले हमें बायर चाहिए, क्योंकि किसी को तो बेचना है ना मटेरियल। अभी किसी के नाम के बिना मैं किसको भेजूंगा मटेरियल, राइट? किसी को एक्सपोर्ट करना है तो बायर चाहिए, फिर उसकी एक ऑर्डर कॉपी चाहिए, फाइनलाइज ऑर्डर चाहिए। तो अभी देखो क्या होता है ना, एक बायर को ढूंढने में काफ़ी सारे मेहनत लगती है, आपको काफ़ी सारी डिटेल्स होनी चाहिए। तो यहाँ पे जब भी आप बायर से आप अग्रीमेंट करते हो, एक ऑर्डर लेटर निकालते हो, उसमें सारी चीज़ें प्रॉपरली मैंशनड होनी चाहिए। कभी भी क्या होता है कि काफ़ी लोग अग्रीमेंट करते ही नहीं है। एक सेल्स कॉन्ट्रैक्ट जो होता है वो बेसिक कॉन्ट्रैक्ट करते ही नहीं है। टर्म्स एंड कंडीशन मेंशनड होती है, पेमेंट टर्म्स मेंशनड होता है, नेगोशिएशंस होती है, प्राइजेस प्रॉपर्ली मेंशनड होते हैं, डिस्क्रिप्शन मेंशनड होती है, एचएसएन कोड मेंशनड होता है, और किस बेस पे या किस प्रोडक्ट की सर्टिफिकेशन पे आप प्रोडक्ट भेज रहे हो या सर्टिफिकेट ऑफ ओरिजिन क्या हो सकता है, ये सारी चीज़ें वहाँ पे क्लियरली आप मेंशन करोगे तभी वो अप्लीकेबल रहेगी। काफ़ी लोग तो करते ही नहीं है, सर ये पैसे लगेंगे। अरे एक बार की सेल्स ड्राफ्ट आपको लेने में कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि देखो अगर आपने ये नहीं किया तो कल ना आपके पास या बायर के पास कुछ भी डॉक्यूमेंटेशन नहीं रहेगा, इसमें हमने ये चीज़ें अग्री की थी। तो इसलिए क्या होता है कि पेपर वर्क्स काफ़ी मेंटेन होना चाहिए। काफ़ी बार अगर आपने कोई सेल अग्रीमेंट नहीं किया तो आप क्या बेच रहे हो, कितने में बेच रहे हो, कब बेच रहे हो, और इसका क्या टर्म्स एंड कंडीशंस है, कैसे आप करोगे पूरी ऑपरेशंस, ये चीज़ें अगर प्लान नहीं है तो बहुत कुछ चीज़ें ना मिसकम्युनिकेटेड होते हैं, और फिर बायर कुछ बुरा मानेगा, आप कुछ बुरा मानोगे, फिर बाद में जाके डिस्प्यूट राइज करने से अच्छा पहले ही सारी चीज़ें सॉर्ट आउट कर लो। और काफ़ी बार ऐसा होता है कि आप अगर एक ट्रेडर हो, आप पहले मैन्युफैक्चरर से प्लान अप करो कि सर मुझे माल कब मिलेगा। वो भी क्या है ना, वर्बली उसका वैल्यू कुछ नहीं है। एक्सपोर्ट में अगर आप देखोगे ना, जबान की कोई कीमत नहीं है। मैं पहले भी बोलता हूँ जबान में हड्डी नहीं होती, कुछ भी बोल देते हैं ऑर्डर निकालने के लिए। जब ऑर्डर आ जाती है तो फिर अपना रंग शुरू होता है। तो ये चक्कर में मत पड़ो, जो भी है प्रॉपर अग्रीमेंट पे रिटर्न में आप ले सकते हो कि हाँ ये एचएस कोड है, ये प्रोडक्ट है, ये वॉल्यूम है, आप कितने दिन में मैन्युफैक्चर करके दे सकते हो। ये मैन्युफैक्चर के साथ जब आपकी बातचीत होती है
तो प्रॉपर एग्रीमेंट में अगर फाइनलाइज होती है तो फिर आपको देखना है, उसमें ये भी क्लॉज होना चाहिए डिस्प्यूट अगर कैसे रिजॉल्व करोगे। एक होता है डिस्प्यूट अगर कुछ गड़बड़ी हो गई तो मैं कोर्ट जाऊंगा, दूसरा होता है म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग पे कमर्शियली रिजॉल्व होती है कि भैया 4 रुपये आपने घाटा किया तो 4 रुपये आपको वे ऑफ करने पड़ेंगे। अगर उन्होंने कुछ उनकी वजह से कुछ गड़बड़ी हुई तो वो लोग उसका पेनल्टी पे करेंगे। ये चीज़ें पहले ही क्लियर हो गया तो बहुत अच्छा है, क्योंकि आगे जाके हमको डिस्प्यूट राइज नहीं करनी होती है, क्योंकि धंधा करना है ना, इश्यूज नहीं करनी है, कांड नहीं करना है, तो फिर वो इंपॉर्टेंट हो जाता है। दूसरा इसमें ये आएगा कि प्राइजेस नेगोशिएट कर लो, इनको टर्म फाइनलाइज कर लो। अगर देखो पेमेंट टर्म्स एडवांस बेसिस पे, पूरी 100% पर एडवांस पेमेंट है, मुझे कोई तकलीफ नहीं है, और बायर भी बोलता है कि हाँ मुझे भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, अगर मैंने एक्स वर्क्स में भी काम करना है तो पूरी ऑपरेशन की छूट उसको दे सकते हो, क्योंकि आपका तो पैसा आ गया, आपके पैसे आ गए। तो फिर यहाँ पे एंड ऑफ द डे क्या बचता है कि हाँ एफओबी, अगर बायर बोलता है कि एफओबी करो, सीआईएफ करो तो करो, कोई दिक्कत नहीं है, मगर ये ऑप्शन हो सकता है क्योंकि आपका ऑपरेशनल कंट्रोल नहीं चाहिए होता है उस टाइम पे, क्योंकि आपके पैसे एडवांस आ चुके हैं, तो बीएल कॉपी सारा आपको आना पड़ेगा। तो ये सारी चीज़ें आपको मैनेज करनी नहीं है, तो आप डायरेक्टली भेज सकते हो। कभी भी लोग क्या सोचते हैं इनको टर्म में ना, सर मैं सीआईएफ कर रहा हूँ, मतलब मैं क्रेडिट दे रहा हूँ, या बिल ऑफ अगेंस्ट सॉरी पेमेंट अगेंस्ट बीएल दे रहा हूँ, या टीटी अगेंस्ट बीएल है, एडवांस पेमेंट या डिस्पैच अगेंस्ट बीएल है, बैलेंस अगेंस्ट बीएल है, मगर वो कर रहा है एक्स वर्क्स पे। तो एक्स वर्क्स में क्या होता है कि सारी एक्सपोर्ट फॉर्मेलिटीज और इंपोर्ट फॉर्मेलिटीज बायर का जो फ्राइट फॉरवर्डर है वो देखेगा, तो आपको क्यों बीएल मिलेगा। तो ये कॉमन सेंस वाली बातें हैं कि जब भी आप कुछ कंट्रोल छोड़ रहे हो, इसका मतलब ये है कि वहाँ का अगर वो आपकी ज़रूरत नहीं है, अभी मुझे एडवांस पेमेंट मिल चुका, तो वो अपने फ्राइट फॉरवर्डर से रखे या मेरे फ्राइट फॉरवर्डर से उसको भेजने पड़े, मुझे तो कोई दिक्कत ही नहीं है कि मेरे तो पैसे आ चुके हैं। अभी आप एलसी में ये मेंशन करते हो कि एक्स वर्क्स, और एलसी में एक डॉक्यूमेंट ऐसा लिखा है कि पेमेंट डॉक्यूमेंटेशन नीड टू बी सबमिटेड विद बीएल। बीएल कॉपी आपके पास कैसे आएगा। अब एक्स वर्क्स पे अगर आप काम करते हो तो बीएल कॉपी आपके पास नहीं आएगी। जो फ्राइट फॉरवर्डर है वो डायरेक्टली कोरियर भी कर सकता है, या वो उसको एक्सप्रेस बीएल बना के वो डायरेक्टली कंटेनर के साथ ही भेज देता है, जो बीएल का ओरिजिनल कॉपी तक नहीं निकलता है। तब आप क्या करोगे। तो ये सारी दिक्कतें रहती हैं। तो पहले इनको टर्म को समझना पड़ेगा, फिर आपके पेमेंट टर्म की जो कॉम्बिनेशंस है कि कौन सी इनको टर्म के लिए कौन सी पेमेंट टर्म सूटेबल रहती है, या किसके पास क्या कंट्रोल होता है, ये देख के फिर आपको प्लान आउट करना होता है, वरना आपकी बहुत बुरी हाल हो सकती है। क्योंकि मैंने काफ़ी सारे लोगों को देखे हुए हैं, मेरे क्लाइंट्स हैं, बहुत बुरे हाल पे फंसते हैं, और फंसने के बाद आते हैं रोहित भाई कुछ करो, क्या करेंगे, अभी पैसे तो फंस गए, बीएल चला गया, तो अभी कुछ और तरीके से हम लोग पेमेंट निकालते हैं। इसके लिए एक्सपोर्ट लाइसेंस, जैसे मैंने बता रहा था कि इंडिया में एक्सपोर्ट और इंपोर्ट लाइसेंस दोनों सेम है, वो यूनिवर्सल डॉक्यूमेंट आपको लगेगी। उसके बाद क्या है कि अगर आप कोई रिस्ट्रिक्टेड प्रोडक्ट आप भेज रहे हो तो उसके लिए भी एक्सपोर्ट लाइसेंस लगेगा, उसके लिए एडवांस अथॉरिटी लेनी पड़ेगी। तो फिर आप एक्सपोर्ट करने से पहले, आप वो सारे माल बनाने से पहले या ऑर्डर लेने से पहले भी आपके पास वो अप्रूवल होनी चाहिए, तभी आप वो ऑर्डर ले लीजिए। वरना क्या होगा कि माल तो बना दिया, सब कुछ हो गया, अभी एक्सपोर्ट नहीं कर पाएंगे बिकॉज वो सर्टिफिकेट अभी मिल नहीं रहा या वो लाइसेंस मिल नहीं रहा। तो ऐसे दिक्कतें कभी भी मत झेलना। जो भी है डॉक्यूमेंटेशन पहले चेक कर लो, अपने फ्राइट फॉरवर्डर से बात करो कि भैया मुझे इस चीज़ में डालना है, तो कौन सी क्या क्या सर्टिफिकेशन लगेगी एक बार बता देना, तो मैं उस हिसाब से कर लेता हूँ। एक तो वो है। दूसरा, हमें पूछ सकते हो कि अगर आपके कोई प्लान है कि एक्सपोर्ट करने के लिए, आप नीचे बता देना, मैं उसके सारे डॉक्यूमेंट जो जो लगेगी वो मैं बता देता हूँ, उसके अकॉर्डिंगली आप काम कर लो। फिर उसके बाद क्या होगा कि फ्राइट फॉरवर्डर को बोल देना कि भैया मुझे इस पिन कोड पे मुझे काम करना है, मैंने अग्री किया है सीआईएफ, और मुझे ना फ्रेट, इंश्योरेंस और कार्गो की पूरी कॉस्टिंग आप दे देना, मुझे सीधा ये लोकेशन बोल के, कोई भी पोर्ट हो सकता है, सिंगापुर की कोई पोर्ट है कि मुझे वहाँ पे एक्सपोर्ट करनी है, उसका सीआईएफ प्राइसेस दे दो, और मुझे कौन सी कंटेनर चाहिए, क्या मैं एफसीएल कर रहा हूँ या एलसीएल कर रहा हूँ। एलसीएल में क्या होगा कि लेस देन कंटेनर लोड, आप सीबीएम के ऊपर पैसे दोगे, आप जितना साइज यूज़ करोगे उतना वॉल्यूमेट्रिकली जो सीबीएम निकलेगा उस हिसाब से पैसे दोगे। अगर फुल कंटेनर है तो कौन सी है, ड्राई है क्या रीफर है, 40 है क्या 20 है, तो ये सब देख के वो आपको बुक करके आपको दे देगा, और वो खुद ही बता देगा कि सर आप क्या प्रोडक्ट एक्सपोर्ट कर रहे हो। आप एचएस कोड या प्रोडक्ट बोल दो तो वो आगे से बोल देगा सर आपको ये कंटेनर लगेगी, इतना बैग उसमें जाएगा, और आपका जो कॉन्ट्रैक्ट है उसके अगेंस्ट ये है। अगर कोई चैलेंजेस है पहले ही आप फ्राइट फॉरवर्डर आपको क्लियर आउट पहले ही कर देगा, तो फिर वो इशू नहीं आएगी। हाँ, अगर यहाँ पे कोई पहली बार कर रहे हो, सर इतना सब कुछ हमें नहीं पता, तो हमें बात करिए, मेरी टीम तो पूरी सपोर्ट के लिए है। अगर आपको कहीं पे भी दिक्कत आती है तो प्लीज़ बात करके देखिए कि सारी प्रॉब्लम वहाँ पे सॉल्व हो जाएगी। कुछ चीज़ें फ्री में सॉल्व होती है, कुछ चीज़ें पैसे के साथ सॉल्व होती है, और आप डिस्कस कर लेना, कोई दिक्कत नहीं है।
फिर इसके बाद वेयर हाउस से जो पिकअप होनी चाहिए या डिस्पैच होना चाहिए, कौन सी वेयर हाउस से पिकअप होगी, कि आधा मटेरियल इधर पड़ा हुआ है, आधा मटेरियल दूसरे वेयर हाउस में है, ये दोनों चीज़ें फ्राइट फॉरवर्डर को बता के रखना, सो दैट वो अकॉर्डिंगली प्लान अप कर लेगा। कंटेनर भेजना या ट्रक भेजना, या अगर एलसीएल कर रहे हो तो आपके पास कंटेनर नहीं आएगी। एलसीएल के लिए ना नॉर्मली आपको मटेरियल सीएफ स्टेशन पे भेजना पड़ेगा, फिर वहाँ पे क्या होगा कि सारा मटेरियल वो एक कंटेनर में लोड करेंगे। एफसीएल में क्या होता है कि पूरी कंटेनर ही आपके पास आ जाती है। अगर आपने अच्छी खासी फ्राइट फॉरवर्डर से हैंडल किया हुआ है तो पूरी कंटेनर आपके पास आ जाएगा, सारा मटेरियल लोड करके आप डिस्पैच कर सकते हो, वहाँ पे भी कोई बड़ी प्रॉब्लम नहीं आएगी। अगर आपका फ्राइट फॉरवर्डर का उतना दम नहीं है कि कंटेनर वो निकाल ही नहीं पाया, तो फिर आपको देखना पड़ेगा कि हाँ इस फ्राइट फॉरवर्डर के भरोसे पे मुझे लंबा काम कर सकता हूँ क्या नहीं। क्योंकि क्या होता है कि अगर मुझे एफसीएल में, अगर मैं एफसीएल कर रहा हूँ और मुझे कंटेनर नहीं आया तो क्या होगा, मुझे ट्रक का खर्चा पड़ेगा, ट्रक से मुझे वहाँ पे भेजनी पड़ेगी, फिर वहाँ पे मुझे कंटेनर में लोड करवाना पड़ेगा, फिर वहाँ पे यहाँ पे अनलोडिंग, यहाँ पे लोडिंग, ट्रक में लोडिंग होगी, फिर वहाँ पे जाकर ट्रक से अनलोड होगी, फिर कंटेनर में लोड होगी। ये खर्चे आपको बढ़ जाता है। तो काफ़ी बार ऐसा होगा कि कंटेनर मंगवा लो, फिर वो चीज़ें मैनेज हो जाएगी। फैक्ट्री स्टफिंग के लिए कुछ चीज़ें होती है वो आपके फ्राइट फॉरवर्डर्स मैनेज कर सकते हैं अगर उनके हाथ में होता है तो। और दूसरा क्या होता है कि फ्राइट फॉरवर्डर का भी रेपुटेशन पड़ेगा और आपका भी रेपुटेशन इंपॉर्टेंट होती है, तो ये गड़बड़ी नहीं होना चाहिए, उतना आप ध्यान रखो। अगर हो जाता है तो बहुत अच्छी बात है। फिर यहाँ पे डॉक्यूमेंटेशन लगेगी, ये स्टैंडर्ड डॉक्यूमेंट है, कमर्शियल इनवॉइस, पैकेजिंग लिस्ट, सर्टिफिकेट ऑफ ओरिजिन, बिल ऑफ लीडिंग। जब भी आप सी रूट में काम करते हो बिल ऑफ लीडिंग आएगा ही आएगा। और दूसरा क्या है कि ये डॉक्यूमेंट्स सबके लिए लगेंगे, भले आपका प्रोडक्ट एक सुई बेच रहे हो या पूरा पहाड़ बेच रहे हो, उससे कोई मतलब नहीं है, ये डॉक्यूमेंट्स तो लगेगी। हाँ, मगर ये हो सकता है कि कौन सा सुई है, किसके लिए यूज़ होता है, मेडिकल में है या कुछ और चीज़ों में है, तो फिर ये डिपेंड होगा कि उसके लिए एडिशनल लाइसेंस लगेगा या कौन सी लाइसेंस उसके लिए लगेगी, या मैन्युफैक्चर्ड जो लाइसेंस है उसमें एडिशनल सर्टिफिकेशन लगेगा क्या। ये सारी चीज़ें डिपेंड होगा आपके प्रोडक्ट बेसिस पे, तो ये थोड़ी संभाल के आपको करना पड़ेगा। कि काफ़ी बार ऐसा होगा सर इतने सारे तो डॉक्यूमेंट है, तो ये तो हमारे पास रेडी है, ये तो आप ही के पास रेडी होगा, क्योंकि सर्टिफिकेट ऑफ ओरिजिन एक ही है जो आप चेंबर ऑफ कॉमर्स से निकालते हो, बाकी सारी चीज़ें तो आप ही के पास रेडी है। इनवॉइस आपको पता है कितने में एग्रीमेंट किया है, तो फिर उसके हिसाब से आप इनवॉइस बना लोगे। पैकेजिंग लिस्ट, अब जैसे जैसे पैक किया है उसका पैकेजिंग लिस्ट बन जाता है। जब आप सारी चीज़ें बना के आप भेज रहे हो तो फिर बिल ऑफ लीडिंग भी आपको मिल जाएगी। मगर दिक्कत यह है कि अगर आपका कोई प्रोडक्ट ऐसा है जो स्पेसिफिक है, आपको नहीं आइडिया है कि हाँ इसमें कौन सी प्रोडक्ट मुझे लाइसेंस लगेगी या नहीं लगेगी, तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स यूज़ करिए, आपके प्रोडक्ट और एचएस कोड की डिटेल्स डालिए, वहाँ पे जो जो सर्टिफिकेशन लग सकती है वो हम बता देंगे, तो उसके अकॉर्डिंगली आप काम करना शुरू कर सकते हो। फिर इसके बाद आएगा कि जाके एंट्री करिए शिपिंग बिल पे। तो आइस गेट में क्या होता है कि वहाँ पे बिल ऑफ एंट्री भी वहीं पे होती है और बिल ऑफ शिपिंग बिल भी वहीं पे एंट्री होती है, जहाँ पे वहाँ सारे डॉक्यूमेंट्स आप अपलोड करोगे, सारी जो भी पेपर डॉक्यूमेंट्स हैं तो वहाँ पे अपलोड करके और सबमिट करोगे। फिर कस्टम अथॉरिटी जाके उसको वेरीफाई करेगा और इंस्पेक्ट भी करेगा, फिजिकल इंस्पेक्शन भी करेंगे, तो फिर बाद में लियो देंगे। फिर लियो देने के बाद आप मटेरियल आराम से बाहर निकाल सकते हो, इसमें कोई बड़ी चैलेंजेस नहीं आएगी, क्योंकि अगर आपकी डॉक्यूमेंटेशन सही है, अगर ये चीज़ें आपने सही कर दी और कोई यहाँ पे सर्टिफिकेशन की गड़बड़ी नहीं है, यहाँ पे एक्सपोर्ट की ड्यूटी लग रही है, तो वो भी अगर आपने सारे सब कुछ पे कर चुके हैं तो कस्टम वाले इशू नहीं करेंगे। अगर आपका पेपर वर्क आधा अधूरा है तो फिर कंटेनर रुक जाएगा, फिर कस्टम क्लियरेंस नहीं होगी, लियो नहीं आएगा, तो फिर आपका कंटेनर वेसल पे चढ़ेगा नहीं। अगर कंटेनर वेसल पे नहीं चढ़ा तो वेसल बिना कंटेनर निकल जाएगा। तब क्या होगा कि आपका कंटेनर का कॉस्ट भी पड़ेगा, फिर वो रोल ओवर पे पड़ेगा, उसका खर्चे आपको उठाने पड़ेंगे, बाकी बहुत सारे खर्चे हो जाते हैं जो अगर आपने एक भी गड़बड़ी यहाँ पे करी तो। क्योंकि क्या होता है ना, प्रोडक्ट में गड़बड़ी है सिर्फ बायर बुरा मानेगा, ठीक। अगर आपका डॉक्यूमेंटेशन बरोबर नहीं है तो इंडिया का कस्टम्स, जो बाहर का कस्टम्स है वो कस्टम्स सब बुरा मानेंगे और आपके कंटेनर इधर से उधर होने नहीं देंगे, तो बहुत बुरी हाल पे फंसोगे। इतना मेहनत करके बायर को कन्विंस करके सब कुछ आपने कर दिया और अनाड़ी काम आपने डॉक्यूमेंटेशन में दिखा दी, प्रोडक्ट का एचएस कोड ही गलत लिख दिया या डिस्क्रिप्शन गलत लिख दिया, क्वांटिटी गलत लिख दिया, और टाइपो एरर्स होते हैं केजीज और यूनिट्स में कोई गड़बड़ी होगी। आप भेज रहे हो 19.2 मेट्रिक टन, आप लिख देते हो 19.2 केजीज, तो ये फालतू की चीज़ें हैं जो एक बार गलती से एंटर हो गया ना, बहुत बुरी हाल पे फंसते हो। फिर उसको सारे रिक्लेम करो, उसको डिलीट करवाओ, फिर रीसबमिट करो, फिर उसका अप्रूवल आए। तो जैसे ही आप रीसबमिट के लिए बोलते हैं ना, तो कस्टमर वालों को भी पता चल जाता है कि ये लोग कुछ गड़बड़ी वाले लोग हैं, तो इनको कुछ आता वता नहीं होगा, तो ज़्यादा स्क्रूटनी करने लगता है, तो फिर वहाँ पे फंसते हो। तो इसलिए क्या है ना कि एक प्रोफेशनल ढंग रखिए, पूरी सिस्टम प्रॉपर सेटअप है।
एक्सपोर्ट में ऐसा कभी नहीं होगा कि हाँ ये आधा अधूरा है, इसका कोई जॉब किसी के पास नहीं है, ऐसा नहीं होता है। सारा सब कुछ डॉक्यूमेंटेड होते हैं, सारी सब कुछ चीज़ें पता होता है सबको। मगर क्या होता है कि कुछ लोगों का ध्यान नहीं होता है बिजनेस में, या वो लोग ना हजलर्स होता है। हजलर्स मतलब ऐसा है कि अरे कर देंगे, हो जाएगा हो जाएगा, मगर उसके लिए कोई प्लानिंग ही नहीं लगी है पहले। कैसे हो जाएगा जब अगर कोई प्रोडक्ट के लिए रिस्ट्रिक्टेड है और उसके लिए एडिशनल लाइसेंस लेनी पड़ेगी, और आपने सारा सब कुछ कंटेनर में लोड करके इधर ला के रख दिया, तो अभी आप बोल रहे हो कि उसके लिए एडिशनल लाइसेंस लगेगी। वो लाइसेंस कहाँ पे है ही नहीं। क्योंकि मेरा एक पार्टी भी है जो जिन्होंने बांग्लादेश एक्सपोर्ट किया, और सर्टिफिकेट ऑफ ओरिजिन के लिए ना वो दुनिया भर घूम रहा है, क्योंकि उनको चाहिए था प्रेफरेंशियल, और उनके पास सारे जो डॉक्यूमेंट्स प्रेफरेंशियल वाले जो मांग रहे हैं वो डॉक्यूमेंट्स उनके पास है नहीं। तो ये सारी चीज़ें इशू नहीं आना चाहिए। तो पहले ही पता रखो कि कौन सी चीज़ें कितने में लगेगी, पहले ऑर्डर हाँ बोलने से पहले ही सारा निपटा दो, क्योंकि ये इश्यूज अगर ज़्यादा दिन नहीं चल सकता है। और दूसरा मैं ये बोलता हूँ कि किसी से भी बात करने से पहले आप पहले जान लो कि कौन से डॉक्यूमेंटेशन है, और आप फ्राइट फॉरवर्डर और उसके जो जो डॉक्यूमेंटेशन करके देते हैं उनसे बात कर लीजिए, वो इशू आपको नहीं होगा। क्योंकि अगर कहीं पे भी थोड़ी डॉक्यूमेंटेशन का इशू आ गया तो कंटेनर रुक जाएंगे, तो फिर वेसल बिना कंटेनर निकल जाएगा, तो फिर बड़ी दिक्कत होती है। तो कस्टम सील्स द कंटेनर एंड लोड्स इनटू द वेसल। एक बार कस्टम वालों को सारे डॉक्यूमेंट्स ठीक लगे, प्रोडक्ट ठीक लगी, इंस्पेक्शन वो फिजिकली जब करते हैं तो प्रोडक्ट्स वगैरह निकाल के देख लेते हैं कि अगर सब कुछ ठीक लगा तो फिर कस्टम वाले कंटेनर पे सील डालते हैं, फिर कंटेनर आपका निकल जाएगा। वो वेरीफाइड होती है, उसमें कहीं पे दिक्कत नहीं आएगी। और जो कस्टम की सील लगने के बाद वो कंटेनर कहीं नहीं खुलेगा, वो जाके सीधा दूसरे देश में जाके खुलेगा। अगर वो कहीं पे बीच में खुल गया या टूट गया, कुछ भी हुआ, उसके लिए अलग उस देश में जाके वो स्क्रूटनी चलेगी। क्योंकि ये कंट्री टू कंट्री का रिलेशन है, कोई भी रिलेशन ख़राब नहीं करना चाहता। अगर किसी कंट्री का सील टूटा हुआ है किसी भी कंटेनर में या किसी भी रीज़न के वजह से, तो फिर वो दोबारा इंस्पेक्शन होगी। अगर वहाँ पे कोई गड़बड़ी मानी गई, आपको नहीं पता होता कि कंटेनर में क्या गया, राइट, क्योंकि आपने CFSA के बाद दे दिया, वो सारा लोड करके उसने भेज भी दिया। काफ़ी बार ऐसा होता है कि बीच में किसी का कुछ अरेंजमेंट्स होते हैं, किसी का कुछ अपना वो होता है। इक्वेडोर से केले जाते हैं US के लिए, तो केले में क्या करते हैं कि आधा तो केला होता है, आधा ड्रग्स भरा होता है। तो ऐसे बहुत सारी चीज़ें चलती रहती है। तो वो सारी चीज़ें अवॉइड करने के लिए WTO क्या करता है कि हाँ ये सारे इम्प्लीमेंटेशन लेके आता है, फिर बताता है कि कस्टम्स में क्या कैसे करना है, क्या करना है। तो वो सारी चीज़ें यहाँ पे एड्रेस होती है। क्योंकि क्या होता है कि अगर एक कंटेनर ठीक से नहीं गया तो ये उस कंट्री में हमारी रेपुटेशन ख़राब होती है, हमारे रिलेशन ख़राब होते हैं, क्योंकि उनको हर बार ऑडिट करने लगे तो फिर कंटेनर टू कंटेनर रोकना शुरू कर देते हैं, तो फिर हमारे लिए रेपुटेशन डैमेज हो जाती है, फिर उसको सुधारने के लिए दिक्कत होती है। तो ये काफ़ी चीज़ें जाते हैं इसमें। मगर ओवरऑल आप कितना मान के चलना कि डॉक्यूमेंट्स ठीक है, प्रोसेस ठीक है, फ्राइट फॉरवर्डर ठीक है, और आपने पूरी जो प्रोसेस करी है सारी डॉक्यूमेंटेशन से लेके आपकी सेल्स कॉन्ट्रैक्ट तक सारा सब कुछ प्रॉपर्ली मेंशन है, तो आपको यहाँ पे 100% इशू नहीं आएगी। अगर कोई पॉलिसी चेंज हो गया या कुछ और चीज़ें हो गई तभी आपको दिक्कत आएगा, वरना इसमें तो ज़्यादातर दिक्कत आनी नहीं चाहिए। काफ़ी लोगों को पता भी नहीं होता कि कंटेनर कौन सा चुनना है, तो प्लीज़ कंटेनर का वीडियो डला हुआ है, प्लीज़ जाके देख लीजिए, क्योंकि ये सारी चीज़ें ना काफ़ी बेसिक्स हैं, मगर ये काफ़ी इंपॉर्टेंट, ये फंडामेंटल्स है। अगर आपने ये ठीक से नहीं पढ़ा या ये ठीक से नहीं जाना, इनको टर्म क्या होता है, लाइसेंसिंग क्या होती है, सर्टिफिकेशन क्या होते हैं, और कंटेनर कैसे चुनना होता है, ये सब चीज़ें अगर आप नहीं जानते हो तो उसके ऑलरेडी वीडियोज़ डाल चुके हैं, तो प्लीज़ जाके देख लीजिए। वरना क्या होगा कि ऐसा होगा कि आधा अधूरा नॉलेज लेके चल रहे हो, फिर ये वीडियो देख लिया, बाकी कंटेनर्स का तो जानते नहीं हो, इनको टर्म का जानते नहीं हो, तो फिर बहुत बुरी हाल पे फंस सकते हो। तो बिल ऑफ लीडिंग, तो यहाँ पे क्या होगा कि जब आपके सारे डॉक्यूमेंट्स हो गए, कंटेनर कस्टम वालों ने लॉक डाल दिया और कंटेनर वेसल पे चढ़ गया और वेसल निकल गया, तो जैसे ही वेसल निकल जाता है तो BL कॉपी 2 दिन में आपके हाथ में मिल जाएगी, बाकी विदेशों में 1 ही दिन में मिल जाएंगे, ऐसे कुछ होता है। तो यहाँ पे मुश्किल, हमें मिनिमम मान के चलो 2 दिन का है। तो जब भी आप अगर BL आप एडवांस पेमेंट LC पे कर रहे हो और आपको सारे डॉक्यूमेंट्स BL के डेट के ऊपर आपको बैंक में सबमिट करना है, तो कभी भी सबमिशन डेट जो होती है, डॉक्यूमेंट सबमिशन डेट टू द बैंक जो होता है, उसमें आप 4-5 दिन या हफ्ते भर का टाइम ले लेना। क्योंकि यहाँ पे अगर आप ये बोलोगे कि हाँ उस दिन शिप हो जाएगा, उसी दिन डॉक्यूमेंट देंगे, अरे नहीं मिलेगा वो डॉक्यूमेंट, 2 दिन लग जाते हैं कभी, क्योंकि कोरियर भी इतनी वो नहीं है हमारे यहाँ पे, ठीक। तो थोड़ी बहुत जो कमजोरी है उसको पहले जान लीजिए, तो फिर वहाँ पे खड्डे में बच जाओगे। क्योंकि क्या होता है ना, डॉक्यूमेंट सबमिशन डेट में अगर कहीं पे गड़बड़ी हो गई तो फिर बहुत बुरी हाल पे फंसोगे। तो ये चीज़ें थोड़ी आप मैनेज कर लो, क्योंकि हफ्ते भर बोल देना, अगर डॉक्यूमेंट सारे इकट्ठे हो गए तो विदिन 7 डेज होती है। 7 डेज का मतलब विदिन 7 डेज मतलब 1 दिन भी होता है।
डॉक्यूमेंट पहले मिल गया तो कोई दिक्कत नहीं है, जाके सबमिट कर दो। अगर ज़्यादा से ज़्यादा कितना हो सकता है, 7 दिन हो सकती है, तो 7 दिन वो मान के चलो, राइट। तो फिर यहाँ पे डॉक्यूमेंट शेयर, अगर आपको कस्टम क्लियरेंस वाले और जो फ्राइट फॉरवर्डर है वो सारे डॉक्यूमेंट्स आपको दे देंगे, फिर आप उसको बायर को भेज देना, क्योंकि वहाँ के भी कस्टम्स क्लियर होनी चाहिए। तो जैसे ही वहाँ पे हो जाएगा तो बायर के एंड पे जो भी कस्टम्स है, कंटेनर वहाँ पे पहुँच गया, आपने बीएल सारे उसको भेज दिए, थ्रू बैंक भेजोगे अगर आपका पेमेंट थ्रू एलसी है, वरना आप डायरेक्ट बीएल भेज दोगे तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, आपका पेमेंट मिल चुका है तो आपको कोई टेंशन नहीं है उस चीज़ का। जब आप ये सारी चीज़ें कर देते हो तो फिर वहाँ पे जाके वो अपना कस्टम्स जो इंपोर्ट ड्यूटी है, जैसे हमने हमारी साइकिल जो थी इंपोर्ट की, वही सेम साइकिल वो रिपीट करेगा उधर, क्योंकि उसने सप्लायर आइडेंटिफाई किया, डॉक्यूमेंट सबमिट किया, उसका अपना अपना बिल सबमिट किया, फिर उसका जो इंपोर्ट कोड है वो सबमिट करेगा, फिर वहाँ की जो ड्यूटीज़ है वो पे करेगा, ये सब चीज़ें पे करके वो संभालेगा। हाँ, अगर ये नहीं हो रहा है तो डीडीपी पे अगर आप कर रहे हो तो ये चीज़ भी आप ही को संभालना है, एक्सपोर्ट डॉक्यूमेंटेशन भी आप ही को करना है, इंपोर्ट डॉक्यूमेंटेशन भी आप ही को करना है। तो कौन से इनकोड टर्म पे आप हाँ बोल रहे हो, ये सोच समझ के बोलना, क्योंकि इंडिया में पंगा नहीं हुआ है, इंडिया में तो एक्सपोर्ट आसानी से निकल गया, मगर वहाँ पे जाने के बाद ना वहाँ पे कोई एडिशनल सर्टिफिकेशन मांगने लगे, वो तो बायर का रहेगा, हमें उसका कोई दिक्कत नहीं है, बट क्या है कि बायर को आपको बोल के रखना पड़ेगा कि क्या क्या डॉक्यूमेंटेशन चाहिए। वहाँ पे जाके ऐसा नहीं कि कोई नया डॉक्यूमेंट आ गया, वो तो उसके पास है भी नहीं और कंटेनर उधर ही पड़ा हुआ है, और मैंने यूजर्स एलसी दे दिया या एलसी कुछ पेमेंट टर्म्स उधार में दे दी, तो मैं भी बुरा हाल पे फंसूंगा। तो इतनी चीज़ें आप बारीकी से अगर आप काम करोगे तो बड़ी इशू कुछ नहीं है। एक्सपोर्ट काफ़ी डॉक्यूमेंट ओरिएंटेड है, सारी सिस्टम्स हैं, बस यही है कि आपको जानकारी होनी चाहिए क्या चीज़ कहाँ गड़बड़ी हो सकती है। अगर नहीं है तो हमारे जैसे कंसल्टेंट से बात कर लीजिए, या आपने फ्राइट फॉरवर्डर की हेल्प ले सकते हो। कंसल्टेंट में एक बेनिफिट ये रहेगा कि हम लोग सारी पूरी साइकिल आपके लिए कवर करके दे देते हैं, राइट। तो ऐसे कोई ज़रूरत पड़ती है तो फिर कमेंट बॉक्स है और हमारी टीम की नंबर है, तो वहाँ पे कांटेक्ट करके आप बात कर लीजिए। यहाँ पे जब एक बायर का जो बायर की तरफ जो इंपोर्ट उसके पास आ गया डॉक्यूमेंट, उसने सारे सबमिट कर लिए, और वो क्या करेगा, पूरी डॉक्यूमेंट प्रोडक्ट उसको मिल जाएगा, डॉक्यूमेंटेशन वो उसने क्लियर कर चुका है, तो फिर अपनी जो सीएफए स्टेशन पे आएगा, फिर वहाँ से वो कंटेनर में वो निकाल लेगा, फिर वहाँ पे जो लोकल ट्रांसपोर्ट लगेगी वो ट्रांसपोर्ट करके मटेरियल लेके जाएगा। अगर उसके बाद अगर आपका कोई पेमेंट बनता है तो या टीटी करेगा या वो आपको पेमेंट इमीडिएटली कर देगा, अगर आपने उधारी नहीं दी है। अगर आपने क्रेडिट टर्म दिया हुआ है फॉर 65 डेज, तो अभी कंटेनर उसने लिया हुआ है, तो जिस दिन बीएल निकला या जिस दिन उसने कस्टम क्लियरेंस किया, तो उस दिन के बाद 65 डेज में आपको पेमेंट मिलेगी। कभी भी ऐसे मत करना कि कौन से डेट से 65 डेज है ये लिखे बिना मत करना, क्योंकि अगर क्या होता है कि बायर का जो ऑफर है, यहाँ पे जब भी आप एक सेल अग्रीमेंट करते हो, यहाँ पे एक चीज़ प्रॉपरली मेंशन होना चाहिए, अगर आप किसी को उधारी दे रहे हो, किस डेट से उधारी शुरू होगी। क्या इंडिया से जैसे आप भेजोगे तब उधारी शुरू होगी, या आपका इनवॉइस डेट जो है उससे उधारी शुरू होगी, या बीएल डेट है उसके उधारी शुरू होगी, या जिस दिन उसने मटेरियल रिसीव किया और जिस दिन से उसने कस्टम क्लियरेंस किया उस दिन से उधारी शुरू होगी। तो ये स्पेसिफिक होनी चाहिए, तो अकॉर्डिंगली वो प्लान अप कर सकते हो। सर अभी मुझे कैसा पता चलेगा उसकी उधारी कब से शुरू, मतलब वो कब कस्टम क्लियरेंस करेगा। देखो क्या है ना, सिंपल सी कैलकुलेशंस होती हैं। अभी आपने प्रोडक्ट जिस दिन आपने अपनी बीएल बनाया, आपको एक तो ट्रांसपोर्टेशन को पता है ना कि कितने दिन में मेरा कंटेनर सील होकर निकल गया, आपके पास बिल ऑफ लीडिंग भी आ गई। तो जैसे बिल ऑफ लीडिंग आ गया, वहाँ पे एक अप्रॉक्सीमेट डेट ऑफ डिलीवरी तो होता ही है, तो उस डेट ऑफ डिलीवरी से उसको 2 दिन टाइम दे दो, क्योंकि उसको भी डॉक्यूमेंट सारा अरेंज करके 2 दिन सबमिट करके कंटेनर निकालने में 2 दिन लग सकता है। उसके 2 दिन के बाद अगर आप मान के चलो 30 तारीख का या 15 तारीख का मेरा बीएल का डेट है, 7 दिन में कंटेनर पहुँच रहा है, तो 15 + 7 डेज, फिर ऊपर 2 दिन ग्रेस छोड़ दीजिए, तो बीएल अगेंस्ट 7 डे, बीएल का जो डेट है उससे 7 डेज + 2 डेज, तो 9 दिन का छोड़ के या 10 दिन राउंड करके 10 दिन के बाद बीएल से 10 दिन के बाद जो होती है 60 डेज आप क्रेडिट छोड़ रहे हो, तब क्या करोगे, बीएल डेट से 70 डेज का क्रेडिट आप उसको छोड़ दोगे। उसने मांगा है 60 डेज, मगर 10 दिन तो ट्रांसपोर्टेशन और ये डॉक्यूमेंटेशन में ही लग जाएगा, तो उसका कॉन्फ्लिक्ट निकालने के लिए आप क्या करोगे, बीएल से 70 डेज डाल के सिंपल कैलकुलेशन करके आप कंटेनर निकालवा दो, आपके लिए कोई यहाँ पे दिक्कत नहीं होगी। ये कुछ बारीकियाँ होती है, काफ़ी लोग ऐसे होते हैं, सर मुझे नहीं पता चलता कि उसके कंटेनर्स कब निकाला उसने। अरे यार 1-2 दिन में ही तो निकालेगा, उसको ऐसे थोड़ी ना कि उधारी में माल छोड़ने के बाद भी वो नहीं ले रहा है, राइट। काफ़ी लोग उधारी में माल छोड़ने के बाद ले लेते हैं, उसमें कोई बड़ी प्रॉब्लम नहीं आती है। तो यहाँ पे मैं समझता हूँ कि आपको सी रूट से एक्सपोर्ट और इंपोर्ट का सारा प्रोसीजर्स क्लियर हो चुका है। अगर कोई डाउट लगता है कि जो चीज़ें मैंने इतना इससे ब्रीफ तो मैं क्या ही बताऊँगा, अगर
इससे भी आपको, इसमें भी अगर आपको थोड़ी बहुत डाउट रह गई तो सर मुझे ये चीज़ें क्लियर नहीं हुआ है, ऐसा कुछ है, तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स यूज़ करना। जो भी कम्युनिकेशन है कमेंट बॉक्स से हो जाएगी। अगर आपको लगता है सर मुझे ना पूरी ऑपरेशंस कंसल्टेशन के थ्रू चाहिए, तो फिर कंसल्टेशन बुक कर लीजिए, फिर जो भी है मैं सॉर्ट आउट कर दूंगा। और डॉक्यूमेंटेशंस हो गया, लाइसेंसिंग होगी, कंटेनर बुकिंग हो गया, जो भी है आप हमसे बात करिए, आपके लिए सारी चीज़ें हम लोग अरेंज करके आपको दे देंगे। क्योंकि हमारे पास सर्टिफाइड फ्राइट फॉरवर्डर्स भी है, हमारी खुद की टीम भी है जो लॉजिस्टिक्स हैंडल करती है, वेयर हाउसेस भी अवेलेबल है इधर भी और बाहर भी। आपको जिस कंट्री में चाहिए होगा वो डिटेल्स दे दीजिए, फिर वहाँ पे जो भी हमारे काउंटर पार्टीज़ हैं उनसे बात करके आपके लिए सॉर्ट आउट करके दे देंगे। तो ये पूरी साइकिल है सी रूट्स के लिए। अगर अभी तक आपको कुछ क्लियर नहीं हुआ है तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स यूज़ करना। फिर बाकी जो है फिर हम एक फ़ोन कॉल से ही दूर है, आप फ़ोन कर दीजिए, फिर मेरी टीम आपको कंसल्ट कर देगी। ओके, तो अगर ये वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ लाइक करिए। अभी तक अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब भी कर लीजिए और बेल आइकॉन टर्न ऑन कर लीजिए, क्योंकि जब भी हम कोई नया वीडियो डालते हैं आपको नोटिफिकेशन मिल जाएगी। मगर एक चीज़ ध्यान में रखना कि इसी चैनल पे 3 भाषा में हमारी वीडियोस डलती है, तो आपको जो भी है उस प्लेलिस्ट में जाके उसको चीज़ें फॉलो करिए। ओके, मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस, टेक केयर, बाय बाय।